तो लेट्स स्टार्ट लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले तो चीज ना कुछ बेसिक बातें। ठीक है, हमेशा भी मैंने बोला ना कि हमारा पर्पस क्या होता है इन क्लासेस का, कि हम पहले बेसिक फंडामेंटल को समझें, फिर हम लोग ये देखें कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, फिर हम ये देखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पैटर्न्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल, फिर पैटर्न। फंडामेंटल से पैटर्न्स तक की जो जर्नी है वही आपकी एग्जाम की जर्नी होती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का। अगर इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो कभी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो फंडामेंटल देखते हैं, पहले हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इक्वेशन होते हैं वैसे ही हमारे लिए इन इक्वेशन भी होते हैं। जैसे हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं वैसे ही हम इन इक्वेशंस भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं x इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, और वेरिएबल यहाँ पे एक ही है x, और उसकी वैल्यू कितनी है 0। इक्वल टू का साइन लगा मतलब इक्वेशन। अगर मैं बोलूं 2x+3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितना है, एक है। ठीक है, x की वैल्यू एक है। तो अगर मैं बोलूं कि x+y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। सारी बात समझ में? ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल कितने हो गए मेरे पास में, दो हो गए। ठीक है, वेरिएबल कितने हो गए मेरे पास में, दो हो गए। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है तो पहली बात तो पहली बात तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हमारे दो वेरिएबल हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझनी है यहाँ पे, कि बॉस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू 0 हो गई, ये तो बात समझ गए। ठीक है, ये तो बात समझ गए। लेकिन अगर मान लो इसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करें, समझो बात को, अगर इसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करें, है ना, तो ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ। ठीक है, हम ग्राफ पेपर में हमें प्लॉट करना है। ठीक है, और 0, तो ये वैल्यू यहाँ भी 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ भी x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मतलब इस पूरे y एक्सिस में कहीं भी चले जाओ तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो x इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या हो जाएगा, y एक्सिस। सिंपल सी बात है ना, जो y एक्सिस है वो आपका x इक्वल टू 0 का ग्राफ हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मान लो मैं y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, जल्दी बताओ चैट पे। अगर x इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो y इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, जल्दी से बोलो। x एक्सिस, बिल्कुल सही बात है ना। भैया x में कहीं भी y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो x पे y की वैल्यू कहीं भी 0 होगी। समझ गए? अब अगर मान लो आपको बोल दिया कि जी 2x+3 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रही बात, 2x+3 इज इक्वल टू 0। तो 2x+3 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, बात समझ गए जी, हम इक्वेशन हो गया। लेकिन ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ पे कहाँ बनेगा, समझो बात को, ये ग्राफ पे कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू हो गई -3, ये प्लस इधर माइनस में जाएगा, और फिर यहाँ से 2 डिवाइड में जाएगा -3/2, मतलब -1.5। x की वैल्यू, अब देखो x की वैल्यू जब 0 थी तो y एक्सिस था। अब x की वैल्यू क्या हो गई, -1.5। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई, -1.5। अब बॉस ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बता सकता है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? जो बताएगा वो बिल्कुल इनाम का हकदार है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा?
जो भी बताएगा वो बिल्कुल इनाम का हकदार है। कि इस x इज इक्वल टू, हमको इक्वेशन मिली थी, देखो आप आज तक आपको सॉल्व करना आपको आता है। अगर लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है, आपको पता है x की वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्व करके। लेकिन वो तो सॉल्यूशन का तरीका हो गया ना, वो तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, एक तरफ से आपने माइनस किया। इसका मतलब क्या हुआ, 2x+3 = 0 था। आपने इधर भी -3 किया, इधर भी -3 किया, तो 3 कैंसिल हो गया, ये -3 बचा, एक ऑपरेशन हो गया। फिर 2 हटाना है तो हमने यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1.5। तो ये तो ऑपरेशन हो गया। अब ये क्या निकाला हमने, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x की वैल्यू है, समझ गया x की वैल्यू है। अब इसका कोई ग्राफ बन सकता है क्या, मेरा सवाल ये है। कोई बता सकता है इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बिल्कुल आप इनाम के हकदार हो, थोड़ा गेस तो करो, थोड़ा सा कुछ मेहनत तो करो। अरे सोचो तो। किसके पैरेलल, पैरेलल तो ठीक है, किसके पैरेलल। जो सही बताएगा वो इनाम पाएगा। हम्म। अब यहीं से अगर मैं एक सीधी सीधी लाइन खींच दूं, है ना, ये मतलब ये इसको यहाँ कर लेते हैं, ये 1.5 है, -1.5 का पॉइंट ये है, सीधी सीधी लाइन खींच दी है। तो भैया ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मतलब अगर एक्स की वैल्यू -1.5 है, तो यहाँ भी -1.5 होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू -1.5 रख रहा हूं, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। समझ में आ रही बात। सिमिलरली अगर मान लो y की वैल्यू 1.5 है, तो ये कैसा ग्राफ देगा। y की वैल्यू 1.5 है तो ये कैसा ग्राफ देगा, मतलब y की वैल्यू यहाँ कहीं आ गई, कैसा देगा ग्राफ, जल्दी से बताओ चैट पे, जल्दी 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 से बता दो। y की वैल्यू अगर हमने 1.5 कर दी, तो ये ग्राफ कैसा देगा आपको। अगर x की 1.5 है तो y एक्सिस के पैरेलल हो गए। इस लाइन पे आप कहीं भी x की वैल्यू देखोगे तो 1.5 ही तो होगी। समझ में आ रही बात। ठीक है। ओलंपियाड वाले क्या करते हैं, सीधे सवाल घुमाते हैं। अगर मान लो आपको बोल दे कि यार कोई इक्वेशन है 2x+3 = 0, तो इस x के लिए कितने y पॉसिबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई इस x = 1.5 के लिए कितने y पॉसिबल है ना। इस x = 1.5 के लिए कितने y पॉसिबल है। बहुत ही आसान है। इनफाइनाइट, इस लाइन में बढ़ते चले जाओ, कहीं पे भी जाओ y चेंज होता जाएगा, ठीक है, x तो 1.5 ही रहेगा। समझ रहे हो बात को। ठीक है। तो ये है आपका, मतलब आप समझो, अब इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ मिलेगी, हर जगह आपको ग्राफ जरूर सोचना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है। तो अगर जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं विद वन वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं विद वन वेरिएबल, तो इसका जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, इसका जो ग्राफ होता है ये कैसा बनता है। इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, इसका ग्राफ बनता है हमेशा पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है। वाई की वैल्यू 1.5 करोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा ऐसा। ये वाई फिक्स हो गया, वाई हर जगह सेम रहेगा, एक्स बदलता जाएगा, कहीं भी ले लो। ठीक है। ये कहानी कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आई, फटाफट से एंड्रेस करके बताओ, जल्दी से बताओ। है ना, बहुत इजी सी चीज है। ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करके जो वैल्यू मिलती है उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक लाइन बनाता है, और वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है। वो लाइन हमेशा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी चीज थी। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की,
तो देखो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का, ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? ये लीनियर इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, ठीक है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। राइट, x की पावर 2 हो जाता है तो उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर x की पावर 3 हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं मतलब x की वैल्यू, x की पावर 1 और y की पावर भी 1। अब दो वेरिएबल है, मतलब एक इक्वेशन में मान लो ये a1x है और ये b1y है इज इक्वल टू c1। तो a1 क्या हो गया आपका? इसको बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x। b1 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। और c1 क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। राइट, सिंपल। अब देखो, जैसे मान लो हम एक इक्वेशन लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब इसका मेरे को ग्राफ बनाना है, इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू 3 - x लिख सकते हैं इसको, राइट। y इज इक्वल टू 3 - x लिख सकते हैं। अब हम x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y कितना मिल गया? 3, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखी तो y कितना मिल गया आपका? 2। x की वैल्यू 2 रखी तो 3 - 2y कितना मिल गया? 1। x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिल गया? 0, ठीक है। अब जब ग्राफ पेपर हम लेंगे तो ग्राफ पेपर में अब ये x और y तो ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेट ही तो हो गए। ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, फिर यहाँ पे हमने डालना शुरू किया 1 2 3, और यहाँ भी डालते हैं 1 2 3, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? अभी भी सीखा था हमने, y एक्सिस पे। तब y की वैल्यू कितनी है? 3 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है? 0। अब हम इन सबको अगर आप मिलाओगे तो आपको ये मिल गया ग्राफ। आ रही बात समझ में? ये मिल गया आपको ग्राफ। अच्छा, x03 ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 3, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 2, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। तो ये जो 0 1 2 3 एक्स की वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई की है 3 2 1 0, यही तो मतलब हुआ इसका। तो ये क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू है, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल? यस, इनफाइनाइट। अरे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे इसको अगर ऐसे हाथ से देखें ग्राफ में, ऐसा कुछ ग्राफ बना, ये स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये इंफिनिटी तक जा सकता है, यहाँ पे इंफिनिटी तक जा सकता है। अब मैंने तो यहाँ पे खाली इतने दूर के बीच के 4 पॉइंट बनाए हैं, ठीक है। मैंने तो खाली ये 4 पॉइंट बनाए। अब यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, चलता जाएगा इन्फिनिटी तक ही। जो पॉइंट उस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन है। देखो यहां से आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन मिक्स हो रहे हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ है, ठीक है। जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ रहा है वो उसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं।
अरे यहाँ पे भी तो इन दोनों के बीच में हमने तो ये कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू ली है ना, 0 3 1 2। मैं फ्रैक्शन में लूंगा तो भी यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, 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 बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो एक लाइन का, अगर खाली एक लाइन का इक्वेशन है तो इसमें एक्स और वाई के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा आपको। राइट? क्या ये कहानी समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। क्लियर है क्या ये? सबको समझ में आई अच्छे से? फटाफट से हैंड रेस करो और बताओ मुझे कि हाँ जी ये समझ में आ गई। ठीक है, चलो। अब दो लीनियर इक्वेशन आपको मिल गए। समझो बात को, दो लीनियर इक्वेशन मिल गए आपको। ठीक है, तो दो लीनियर इक्वेशन मिलने का मतलब क्या होता है? दो लीनियर इक्वेशन मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपको एक इक्वेशन मिला a1x+b1y+c1 = 0। आपने जी इसका ग्राफ बना लिया, सपोज करो ऐसा कुछ बन रहा है। इसका इक्वेशन हो गया a1x+b1y+c1 = 0। हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा आपको मिल गया जी a2x+b2y+c2 = 0। इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये हो गया a2x b2y+c2 = 0। दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितनी जगह कट कर सकती हैं? ठीक है, जल्दी से बताओ, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितनी जगह, कितने पॉइंट पे कट कर सकती हैं? दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकती हैं? एक ही पॉइंट पे कर सकती है ना, क्योंकि इसके बाद ये सीधे सीधे निकल जाएगी। कोई कर्व होता, सर्कल होता तो घूम के आता, दोबारा भी कट कर सकता था, लेकिन ये घूम के नहीं आने वाली, स्ट्रेट लाइन। ये यहां से यहाँ इन्फिनिटी निकल जाएगी, ये यहां से यहाँ इन्फिनिटी निकल जाएगी, ये यहां से यहाँ इन्फिनिटी निकल जाएगी। जिस जगह ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको, इन दोनों का हम कॉमन सॉल्यूशन बोलते हैं। वही तो हम करते हैं ना, इसको इन दोनों का हम कॉमन सॉल्यूशन बोलते हैं। राइट? अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन दिया गया है उसका कोई कॉमन सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? क्या वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी या नहीं करेगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, तब तो ये दोनों लाइन एकदम अलग अलग बनेगी और ये यूनिक सॉल्यूशन देगी। मतलब एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जहां पे दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। अगर मान लो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो गया, तब एक चीज तो पक्की हो गई कि सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, है ना। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया तो एक चीज तो पक्की हो गई कि सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब हम क्या चेक करेंगे? c1/c2 चेक करेंगे। अगर c1/c2 भी बराबर हो गया तो भैया यहां पे इसका मतलब हुआ, ग्राफ के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये हुआ कि जी ये एक लाइन गई और दूसरी लाइन इसके ऊपर ऊपर ही है, बिल्कुल सेम इक्वेशन जैसा ही आगे। तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रही बात? उस पार्ट में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मान लो आपका a1/a2, ठीक है, b1/b2 के बराबर है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 के बराबर है और वो c1/c2 के बराबर नहीं। a1/a2 b1/b2 तो आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर हम ग्राफ में देखें तो ये आपको
पैरेलल लाइंस मिलेगी। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब वो एक दूसरे को कभी कट ना करें। ठीक है, जब वो एक दूसरे को कभी कट ना करें, है ना। दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब वो एक दूसरे को कभी कट ना करें। तो ये कब इसमें केस में सॉल्यूशन क्या है? जब लाइन कट ही नहीं करेगी तो कैसा सॉल्यूशन? तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। यहां आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। राइट, ये नो सॉल्यूशन का केस। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये आपने पढ़ भी रखा होगा, मैं इसको ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ कि जो आप कंडीशन पढ़ते हो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, इज इट क्लियर सबको? मजा आ रहा है क्लास में? कुछ सीखने को मिल रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है? एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन हो रही है? बिलीव मी, मतलब मैं आपको सही कह रहा हूँ, कई बार हम क्लास 11th में जब बच्चे शुरू करते हैं पीसीएम लेके और सपने देखते हुए कि हमें तो आईआईटी की तैयारी करनी है जी, और बहुत ये सब बेसिक बेसिक चीजें उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं होती। राइट, ये सब बेसिक चीजें बिल्कुल ही क्लियर नहीं होती, है ना। रटा हुआ था सब, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे हैं जी। अभी यार ये तो सही है कि सर बता रहे हैं ये, लेकिन ये होता क्यों था जी नहीं मालूम, ग्राफ कैसा बनेगा नहीं मालूम। तो क्या सही लग रहा है? मजा आ रहा है? सीख रहे हो? जल्दी जल्दी फटाफट से एंड्रेस करके बताओ, जल्दी जल्दी, एकदम स्पीड के साथ। समझ में आ रही बातें? ठीक है, हाँ। और देखो, हमेशा मेरा पहला फंडामेंटल है, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। क्लास की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जी मजा आना चाहिए, क्योंकि मजा आएगा तो समझ में ऑटोमेटिकली आने लगेगा। मजा नहीं आएगा तो समझ में कभी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मजा आना चाहिए। चलो ये बात हो गई। तो ये हमें सॉल्यूशन के केसेस समझ में आ गए। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हो। आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपको बता देता है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करके देखोगे तो आपको दो लाइनें पैरेलल दिख जाएंगी। ठीक है ना, दो लाइनें आपको पैरेलल दिख जाएंगी। ठीक है, चलो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो x+y = 0 है और 3x - 4y = 0 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फटाफट से, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, चीते की रफ्तार से टाइप कर दो सॉल्यूशन। सर एक्स की वैल्यू इतनी होगी और वाई की वैल्यू इतनी होगी, जल्दी से। यूनिक सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? मैं ये भी पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या होगा? अब मैंने पूछा सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप में से कितने लोग हैं जो पेन पेपर लेके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? फटाफट हैंड रेज करो। हाँ, अब ये सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, करना ही नहीं सॉल्व इसको। ये एमसीक्यू में आएगा, क्वेश्चन आएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करना ही नहीं है सॉल्व। भाई साहब, अगर ये C1 हमारा इक्वेशन क्या होता है, A1x B1y+C1 ना, या =C1, कुछ भी लिखो एक ही मतलब। A2x+B2y = C2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है बॉस। अगर C1 C2 की वैल्यू 0 है, समझो बात को, अगर C1 C2 की वैल्यू 0 है, एक ही सॉल्यूशन हो सकता है उसका, x = 0 एंड y = 0। इसका मतलब ओरिजिन, ये दोनों लाइनें जैसे भी बने, ठीक है, एक लाइन आपकी ऐसी जाएगी, ठीक है, एक लाइन आपकी ऐसी जाएगी, जैसी भी जाएगी ये 0 0 पे ही कट करेगी, और कोई जगह हो ही नहीं सकती। रट लो, करके देख लो सोल्व। ठीक है, क्लियर रहो। अगर ऐसा इक्वेशन है तो x = 0 y = 0 यही सॉल्यूशन होना है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होना है। राइट,
ये एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता दूसरे किसी सॉल्यूशन का। ठीक है, इज दैट क्लियर? मजा आया इस कॉन्सेप्ट में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हैं? अरे भाई साहब, 11th क्लास का बच्चा फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट लग गया, एक बार फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, अब उसे पता ही नहीं है, वो लगे इक्वेशन को सॉल्व करने। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो 1 मिनट एक क्वेश्चन का टाइम होता है, छोटे छोटे शॉर्टकट पकड़ोगे नहीं, और शॉर्टकट कुछ नहीं होते। बिलीव मी, शॉर्टकट शॉर्टकट इज नथिंग बट द डीपर कॉन्सेप्ट। शॉर्टकट इज नथिंग बट द डीपर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर है तो शॉर्टकट है आपके हाथ में, फटाक से शॉर्टकट लगाते हैं। मैं हमेशा हर क्लास में हमारे बच्चों से पूछता हूँ कि भाई किसी अच्छे बच्चे में, सब बच्चे अच्छे होते हैं, 10th में सब उतना ही पढ़ रहे हैं, सबको सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा जिसके 95% आ रहे हैं और वो बच्चा जिसके 90% आ रहे हैं या 88% आ रहे हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में? या दो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, एक सेलेक्ट हो गया, दोनों एक जैसे इंटेलिजेंट थे, दोनों टैलेंटेड थे, एक सेलेक्ट हो गया एक रह गया, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? टैलेंटेड तो दोनों थे यार। अरे बात समझ में, टैलेंटेड दोनों थे, लेकिन एक सेलेक्ट हो गया एक रह गया, तो डिफरेंस क्या है? यहीं प्रिपरेशन काम आती है, यहीं पे मेंटोर काम आता है, यहीं पे टीचर काम आता है। टीचर वर्ड मैं कम यूज करता हूँ, हम अपने आप को हमारे ज्ञान संचार में हमारे यहाँ टीचर्स नहीं यूज करते हैं, मेंटोर यूज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मेंटोर। टीचर का मतलब आया सब्जेक्ट पढ़ाया चला गया, मेंटोर का मतलब है कि वो कोशिश करेगा कि चीजें आपके दिमाग में घुस जाए, हर वो छोटी चीज आपको बताएगा जिसकी जरूरत है, वो आपको सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, पढ़ते कैसे हैं ये भी बताएगा, तो मेंटोर है। आपका हाथ पकड़ के चलेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी बहुत टफ होती है, इसमें अच्छा मेंटोर मिलना बहुत जरूरी है, जो आपको खाली पढ़ाए ना, कैसे पढ़ते हैं ये भी बताए लॉजिकली। तो जो सेलेक्ट हो गया और जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसमें डिफरेंस बस होता है प्रिपरेशन का, एक ज्यादा प्रिपेयर्ड था, ज्यादा पढ़ा नहीं था, ज्यादा प्रिपेयर्ड था। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पहचानने आने चाहिए। अरे सॉल्यूशन तो हर बच्चा कर लेता है, टैलेंटेड बच्चा है वो जो क्वेश्चन का पैटर्न भी उसको ध्यान हो कि इस पैटर्न पे ऐसा होता है, इस पैटर्न पे ऐसा होता है। ठीक है, उसके नोट्स अलग होते हैं, टॉपर के नोट्स ही अलग लेवल पे होते हैं। राइट? कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, दैट आई विल बी ट्रेनिंग यू, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब आपको पता है, आपको ये बताना है कि क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पहला है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना होता है, हमें x का कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 मतलब 5/7, b1/b2 मतलब y के कोफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें माइनस साइन भी लेना पड़ेगा। अब देखो a1/a2 5/7 है, ये -4/6 है, ये डिवाइड हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। अब मुझे C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अभी हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना, अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अभी हमें सॉल्यूशन निकालना नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? नाउ अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। a1/a2 मतलब x वालों का रेशियो 9/18, b1/b2 मतलब y वालों का रेशियो 3/6। पहले इसी को चेक कर लें, तो 9 वन जा 9,
9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है। नाउ अगर ये दोनों बराबर हो गए तब मैं जाऊंगा C1/C2 पे, दैट इज 12/24। तो ये भी 1/2, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 सेम हो गए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देख, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखोगे, यहां से आप देखोगे, यहां से आप देखोगे, 6/2 -3/-1 एंड 10/9। अब ये देखो, तो ये 3/1 हो गया, ये भी 3/1 हो गया, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, 10/9। तो ये पैरेलल हो गई, पैरेलल कंडीशन हो गई। पैरेलल की कंडीशन का मतलब क्या हो गया आपका? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं। राइट, तीनों ही केसेस देखे हमने। चलो, अब आपको ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन गिव्स नो सॉल्यूशन। के की आपको वैल्यू निकालना है। ये पहली वैल्यू हो गई। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई मेरा A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल है ना। A1/A2 और B1/B2 आपस में इक्वल है, मतलब 2/6 -K/-9 के इक्वल है। ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस माइनस कैंसिल होगा, 9 उधर जाएगा, 9 × 2/6। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है। A1/A2 B1/B2 मेरा इक्वल है, मेरे को इतने से मतलब है ना। मुझे चक्कर में नहीं पड़ना कि भैया मेरा C1/C2 क्या होगा। C1/C2 तो इक्वल नहीं होगा ना। अगर नो सॉल्यूशन का केस है, मतलब पैरेलल लाइन चाहिए, मतलब C1/C2 नहीं इक्वल होगा। मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मैं A1/A2 और B1/B2 के साथ काम करूंगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखो, बी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट 3K लाई ऑन द लाइन x - 5y = 5। ठीक है, x - 5y = 5। एक्स, अब देखो बोल रहा है कि 3K लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन लाइन, लाई ऑन लाइन का मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू k। ये पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करता है। तो x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और 5 × K सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे उठा के, तो क्या हो जाएगा? ये 3, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, -5 = 5K। ठीक है। तो 5K की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? -2/5। ये सेट ऑफ क्वेश्चन समझ में आए? दो से दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया। ये सेट ऑफ क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बताओ। नाउ विल सी। देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। पहला क्वेश्चन है कि A + B × X। ठीक है। और दूसरा है आपका 2x + 3y = 7। हैज इनफाइनाइट मैनी मैनी सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब है a1/a2, मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो a+b/2, y के कोफिशिएंट का रेशियो 2a-b/3, और कांस्टेंट का रेशियो 21/7, सारे इक्वल होने चाहिए आपस में। अब ये क्या हो गया, a+b/2, 2a-b/3 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला पार्ट है इसको 3 से इक्वेट करेंगे। a+b/2 इज इक्वल टू 3, तो a+b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3×2 = 6। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, फिर हम इस दूसरे वाले को इक्वेट करेंगे। 2a-b/3 इज इक्वल टू 3, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2a-b इज इक्वल टू 9। ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी 2a-b इज इक्वल टू 9 और a+b इज इक्वल टू 6, इनको सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी। मतलब देखो, लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी के अंदर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हमें पता है, देखो ये -b+b दिख रहा है, डायरेक्टली ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये b कैंसिल, 2a+a 3a हो गया, 9+6 15 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 15/3 मतलब 5, तो a आ गया आपका 5। ठीक है, अब a+b इज इक्वल टू 6 है, a की वैल्यू 5+b इज इक्वल टू 6 हो गया, तो b की वैल्यू 6 - 5 मतलब 1। तो ये मेरी आ गई a और b की वैल्यू। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा, है ना। देखो, एज प्रॉमिस्ड हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर क्लास में हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखा सकें, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा सकें, वो कुछ चीजें बता सकें जो भले ही आपने चैप्टर पहले पढ़ रखा है लेकिन अभी भी आपको नहीं पता। ठीक है, हर चैप्टर को हम डिटेल में कंप्लीट कर सकें, फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, है ना। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आई ये बात? इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है, मैं ये वाला जो है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। आपको बोल रहा है x - y/3 इज इक्वल टू 1/3, और दूसरा इक्वेशन है 2 टाइम्स k - 1 टाइम्स x + y इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम क्या करो, इस 3 को एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा y, राइट। है ना, ये 3 कैंसिल, तो ये हो गया 3x - y इज इक्वल टू 1। अब इसको लिख लो नीचे, 2 टाइम्स k - 1x + y इज इक्वल टू 1। बोल रहा है ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रेशियो ले लो एक्स वालों का, तो ये हो गया 3/2 टाइम्स k - 1। वाई वालों का ले लो, ऊपर -1 है, नीचे +1 है, तो 3 टाइम्स 2 टाइम्स k - 1 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3, ये हो जाएगा -2 टाइम्स k - 1, 3 - 2k माइनस माइनस +2, ये इधर आएगा, तो 3 - 2 इज इक्वल टू -2k, तो 1 इज इक्वल टू -2k, तो k की वैल्यू -1/2। ठीक है, k की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, -1/2।
समझ में आ रहा है कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं हम लोग? क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से? जल्दी बताओ।